नमस्कार, उत्तराखंड के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आप सभी के साथ हाजिर हूं मैं कंचन। शुरुआत करेंगे बुलेटिन के इस वक्त के हेडलाइंस के साथ। केदारनाथ उपचुनाव को लेकर तैयारियां तेज, प्रचार प्रसार में जुटे मंत्री गणेश जोशी। 20 नवंबर को होगा उपचुनाव। मसूरी में माल रोड बैरियर पर टिकटिंग का शुभारंभ, प्रवेश करने वाले वाहनों को मिलाई टिकट। उप जिलाधिकारी ने टिकट का किया शुभारंभ। देहरादून में 7 महीने के बच्चे की कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी, महंत इंद्रेश अस्पताल में हुई सफल सर्जरी। चेयरमैन महंत देवेंद्र दास ने दी बधाई। ऋषिकेश मेले में झूला कर्मी ने नाबालिग से की छेड़खानी, स्थानीय लोगों ने पकड़कर पुलिस के किया हवाले। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर भेजा जेल। देहरादून में मालिक के लिए गांजा ले रहा था सप्लायर, गिरफ्तार। एसटीएफ ने बरामद किया 37 किलो गांजा। बाजार में कीमत बताई जा रही है 6 लाख रुपए। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। टीवी स्क्रीन पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखाने जा रहे हैं। आपको बता दें कि पहाड़ से पलायन की रोकथाम के लिए भराड़ीसैंण में सीएम धामी ने अध्यक्षता की और इस अध्यक्षता के दौरान सीएम धामी ने कई जरूरी बातचीत यहां पर की है। बताते चले कि पलायन के प्रमुख कारणों पर चर्चा हुई है। पलायन के निवारण के लिए बुनियादी जरूरतों को पूरा करने पर मंथन किया गया। पहाड़ों पर योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन करने पर भी जोर दिया गया। पलायन रोकथाम के लिए बनेगी अल्प, लघु और दीर्घकालीन योजनाएं। उत्तराखंड के प्रवासी नागरिकों के सुझाव भी किए जाएंगे शामिल। राज्य सरकार पलायन की समस्याओं को लेकर गंभीर है। सीएम धामी की ओर से ये कहा गया है कि पलायन को रोकने के लिए कई योजनाओं पर सरकार लगातार कार्य कर रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आधारभूत ढांचे के विकास के लिए भी निरंतर काम हो रहा है। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को भी ठीक किया जा रहा है। स्थानीय स्तर पर सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के माध्यम से भी युवा स्वरोजगार से जोड़ने का लगातार कार्य किया जा रहा है। ये तमाम बातें सीएम धामी की ओर से कही गई हैं। पिछले 3 वर्ष में स्वरोजगार के क्षेत्र में लगातार विशेष फोकस किया जा रहा है। पिछले 3 सालों से स्वरोजगार के क्षेत्र में लगातार विशेष फोकस किया जा रहा है। वर्ष 2025 तक उत्तराखंड को श्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में लाने के लिए सरकार संकल्पबद्ध है। पलायन निवारण आयोग द्वारा दिए जा रहे सुझावों को अमल में लाने के लिए संबंधित विभागों के माध्यम से ठोस कार्य योजना बनाई जा रही है। जन कल्याणकारी योजनाओं से अधिक लोगों को लाभान्वित करने के लिए प्रक्रिया का सरलीकरण भी किया जा रहा है। बड़ी खबर, ग्रामीण क्षेत्रों में पलायन को रोकने के लिए कई योजनाएं लागू की गई है। गांव में बुनियादी सुविधाओं का किया जा रहा है विकास। रोजगार के नए अवसर यहां पर पैदा किए जा रहे हैं। देश विदेश के प्रवासियों को भी मुहिम से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। पलायन निवारण के लिए प्रवासियों के अच्छे सुझावों को धरातल पर उतारने का काम भी किया जा रहा है। चलिए बढ़ते आगे। केदारनाथ उपचुनाव को लेकर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जोरों शोरों से प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी केदारवासियों से भाजपा प्रत्याशी आशा नोटियाल के पक्ष में यहां मत जुटाने के लिए मैदान में डटे हुए हैं। इसी क्रम में मंत्री गणेश जोशी ने यहां पर अगस्त्य मुनि के सन ग्राम पंचायत, धर्मवड़ी, सयूर ग्राम पंचायत, चौकी, वारसिल गांव में सूक्ष्म सभाएं और जनसंपर्क कर केदारवासियों से बीजेपी के पक्ष में मतदान की अपील की। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि दुर्भाग्यवश हमें केदारनाथ में उपचुनाव करना पड़ा। विधायक शैला रानी रावत हमेशा ही अपने क्षेत्र के विकास के लिए संघर्षरत रही। शैला रानी रावत की आकांक्षाओं और कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए केदारनाथ से बीजेपी ने आशा नौटियाल को उम्मीदवार बनाया है। आगामी 20 नवंबर को होने वाले उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी आशा नौटियाल को अपना अमूल्य वोट देकर भारी मतों से विजय बनाकर शैला रानी रावत को सच्ची श्रद्धांजलि दे। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन
मार्गदर्शन और प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में हमारी सरकार लगातार जनभावनाओं के अनुरूप कार्य कर रही है। केदारनाथ धाम के प्रति प्रधानमंत्री का विशेष लगाव किसी से छिपा नहीं है। केदारनाथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कायाकल्प को कोई भी नहीं भूल सकता। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार केदारनाथ धाम के सर्वांगीण विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने भरोसा जताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार द्वारा केदारनाथ में संचालित विकास यात्रा इस उपचुनाव की साक्षी बनेगी और बीजेपी प्रत्याशी आशा नौटियाल को केदारनाथ की जनता अधिक मतों से विजय बनाएगी। मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि केदारनाथ विधानसभा का चुनाव एक तरफा है और बीजेपी की प्रचंड जीत सुनिश्चित है। जनसंवाद के दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने ग्रामीणों की विभिन्न समस्याओं को सुना और उसके निस्तारण का भरोसा भी दिया। 4 दिनों से एक गांव में मैं जा रहा हूं, ऐसे दूरस्थ गांव में जा रहा हूं जहां पर विधायक भी नहीं पहुंचे थे। मुकाबला एक तरफा है, लोगों ने मन बना लिया है क्योंकि वो जानते हैं कि अगर क्षेत्र का विकास कोई कर सकता है, प्रदेश का विकास कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। क्योंकि 2013 की आपदा के बाद केदार घाटी का कायाकल्प किया तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। अभी जुलाई में जो आपदा आई थी उसके बाद वहां के लोगों के घावों पर मरहम लगाने का काम किया तो हमारे युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने किया। 10 करोड़ का पैकेज उन्होंने यहाँ पर दिया जिससे 5000 से 600 से अधिक लोग उससे लाभान्वित हुए। इसलिए यहाँ के लोगों का झुकाव आशा जी के, आशा नौटियाल यहाँ पर 2 बार विधायक रही हैं। वो मृदुभाषी हैं, मिलनसार हैं, सहज हैं, सरल हैं। उनकी छवि का लाभ भी हमको मिल रहा है और जहां भी मैं जाता हूं, मैं अभी तक करीब 15 से अधिक गांव में जा चुका हूं। आज ये 16वें गांव सनगांव में यहाँ पर हूं और हर व्यक्ति ये चाहता है कि आशा नौटियाल यहाँ से विधायक बने, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर कोई दूसरा व्यक्ति अगर विधायक बन भी गया तो 2 साल में वो क्या कर पाएगा। और वहीं इस विधायक का निकम्मापन, जिस विधायक ने अपने विधायक कार्यकाल में अपनी विधायक निधि खर्च नहीं कर पाया हो, तो इन सारी चीजों को जनता देख रही है। चलिए इसी बीच इस वक्त की एक और बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाने जा रहे हैं। ये बड़ी खबर भराड़ीसैंण में राज्य स्तरीय ग्रामीण उद्यमिता विकास कार्यशाला का आयोजन किया गया। ग्रीष्मकालीन राजधानी में कार्यशाला का आयोजन होना अपने आप में ऐतिहासिक अवसर है। सीएम धामी की ओर से ये तमाम बातें कही गई। कार्यशाला में प्राप्त सुझावों पर गंभीरता से अमल होगा। ग्रामीण उद्यमियों के सामने आने वाली सभी समस्याओं का समाधान भी निकाला जाएगा। पहले ही दिन से सरलीकरण, समाधान, निस्तारण के मंत्र पर सरकार चल रही है। विगत 3 साल के दौरान स्वरोजगार के क्षेत्र में कई कार्य हुए हैं। अब महिलाओं और युवा स्वरोजगार के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम किए जा रहे हैं। महिला स्वयं सहायता समूह या निजी प्रयासों से शानदार उत्पाद कर रही है तैयार। उत्पादों की पूरी दुनिया में अलग ही मांग है। सरकार सरस मेला और हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड के माध्यम से विपणन की सुविधा कर रही है प्रदान। ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन रोकने के लिए व्यवसाय और स्वावलंबन के अधिक ज्यादा अवसर मिलेंगे। पलायन कम करने में माता बहनों की अहम भूमिका होगी। महिला समूह को बिना ब्याज के 5 लाख रुपए का ऋण दिया जाएगा। सशक्त बहना उत्सव योजना, सीएम महिला स्वयं सहायता समूह योजना भी संचालित होगी। महिला स्वयं सहायता समूह योजना के तहत 84 करोड़ रुपए से ज्यादा का सहयोग प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना के तहत अब तक 4 करोड़ 20 लाख रुपए यहां पर किया जा चुका है व्यवसाय। दिल्ली में भी हाउस ऑफ हिमालयाज के तहत महिला समूह को उत्पाद मिलेगा। साल 2025 तक 1.5 लाख महिलाएं बनेंगी लखपति दीदी। एक तो आप लोग जो भी उत्पाद बना रहे हैं स्वयं सहायता समूह के माध्यम से बना रहे हैं, अपने स्वयं के
लघु उद्योग के माध्यम से बना रहे हैं या अपने स्तर पर बना रहे हैं, अपनी यूनिट के माध्यम से बना रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, वो काम आज पूरी दुनिया के अंदर धीरे धीरे उसकी डिमांड बढ़ रही है। मैं इसके लिए आपको बधाई देना चाहता हूँ कि अभी मैं देखता हूँ जहां भी सरस मेले लगते हैं या हमारा हाउस ऑफ हिमालय में ब्रांड की बात करूं तो उसमें भी हमने ये कहा है कि हमारी जो बहनें जो ये रोजगार स्वरोजगार के लिए काम कर रही हैं, अपने उत्पाद बना रही हैं, उन सबको जगह मिलनी चाहिए, उन सबको जो है विपणन का अवसर मिलना चाहिए। और मिलना इसलिए भी चाहिए कि वो जो ब्रांड आज बना रहे हैं, आज जो भी उत्पाद बना रहे हैं, वो आपने अपने कौशल से, अपने परिश्रम से उनको इतना अच्छा बनाया है कि उसके कारण से आज उसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। लेकिन मैं फिर भी आपसे फिर कहूंगा कि आप जो भी बना रहे हैं, जिस क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं, उसको इतना साफ सफाई से बनाइए, इतनी अच्छी उसकी पैकेजिंग करिए, उसकी जो गुणवत्ता है, क्वालिटी है, उसका ध्यान रखिए कि शुरुआत में अगर आपने इसकी आदत बना ली, इसको अनुशासन में ढाल लिया, एक उसका पैरामीटर्स बना दिया, तो ये तय मानिए कि आने वाले समय में सफलता के चरम पर पहुंचने से आपको कोई नहीं रोक सकता। आप सफलता पर पहुंचेंगे, आपकी डिमांड होगी हर जगह पर। और हमारा ये भी मानना है कि हमारे लोगों को जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, सीमांत क्षेत्र में रहते हैं, उनको व्यवसाय और स्वावलंबन के अधिक से अधिक अवसर मिले, उनको रोजगार के लिए कहीं बाहर न जाना पड़े, उनको यही रोजगार मिले। अच्छा ये हो रहा है कि आज स्वयं सहायता समूह के माध्यम से, अन्य माध्यमों से बहुत सारे लोग आगे निकल रहे हैं और अपना रोजगार तो कर ही रहे हैं, अन्य लोगों को भी रोजगार दे रहे हैं। और जो पलायन है हमारा, इसको कम करने में भी हमारी माताएं, बहनें, हमारे नौजवान साथी लगातार काम कर रहे हैं और बड़ी सहायता और करके आज पलायन को कम करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आज इसी दिशा में कदम बढ़ाते हुए यहाँ पर कार्यशाला ये आयोजित की गई, जिससे कि आप सबके माध्यम से। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मसूरी माल रोड पर उप जिलाधिकारी अनामिका सिंह द्वारा माल रोड बैरियर पर टिकटिंग का शुभारंभ किया गया। इस दौरान माल रोड में प्रवेश करने वाले वाहनों को उप जिलाधिकारी ने ई टिकट दिए। उप जिलाधिकारी अनामिका सिंह ने कहा कि इससे जहां आम लोगों को सुविधा मिलेगी, वहीं माल रोड प्रवेश के दौरान धन का ब्यौरा भी उपलब्ध होगा। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी के द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में कार्य किया जा रहा है। आपको बता दें कि लंबे समय से माल रोड पर जाम लगने के कारण स्थानीय लोगों और पर्यटकों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था, जिसको लेकर उनकी तरफ से ई टिकटिंग की मांग की जा रही थी, जिस पर जिलाधिकारी द्वारा अधिकारियों को जल्द कार्य शुरू करने के निर्देश दिए गए थे। टिकटिंग आज शुरू की गई है। इससे हमारा उद्देश्य यही है कि जल्दी जल्दी टिकटिंग हो, इसमें जो हमारे पर्यटक आ रहे हैं उनको वेट कम से कम करना पड़े, और सेकेंडली जितना भी पैसा कलेक्शन होगा उसका हमारे पास एक प्रॉपर रिकॉर्ड रहे। तो दोनों चीज़ें होंगी, ट्रांसपेरेंसी भी होगी और स्पीड भी होगी। और साथ ही हम लोग ये भी शुरू करेंगे कि हमारी जो व्हीकल्स अंदर जाती हैं वो टाइम बाउंड, कुछ टाइम निर्धारित समय के लिए जाएं, तो वो भी हम लोग जल्दी इसमें करेंगे। को पता है जिलाधिकारी महोदय का यहाँ पर एक शिविर लगा था और उसी क्रम में हमको निर्देश दिए गए थे, जिसका पालन आज हम लोगों ने किया है। इसी प्रकार से और भी निर्देश दिए गए हैं, 1 बाय 1 सभी का पालन किया जा रहा है। जैसे कि हमारा लाइब्रेरी चौक का भी निर्माण यहाँ पे किया जा रहा है। बहुत ही जल्द हम यहाँ पे देखेंगे कि ट्रैफिक लाइट्स भी लग जाएंगी, अंदर कैमरास भी लग जाएंगे। अभी डस्टबिन भी बहुत जल्द यहाँ पे आप लोगों को दिखाई देंगे। तो इसी प्रकार से कार्य में आपको तीव्रता दिखेगी। उनको पता है कि हमारा जो ये मॉल रोड है वो स्ट्रिक्टली कमर्शियल व्हीकल्स के लिए प्रोहिबिटेड है, और जो हमारा रात का टाइम है उसी टाइम पे खाली अलाउड है। तो जो भी ऐसे व्हीकल्स, पहली बात तो उनको हम लोग निर्देश ये देंगे कि वो सुबह के सुबह, जो हमारा 6 o'clock उनका निर्धारित टाइम है, उस उतने के बाद वो। चलिए इसी बीच इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। टीवी स्क्रीन पर एक और बड़ी खबर आपको दिखाने जा रहे हैं। केदारनाथ उपचुनाव में धुआंधार प्रचार अभियान लगातार चल रहा है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दर्जनों जनसंपर्क अभियान और नुक्कड़ सभाओं में शिरकत की। अगस्त्यमुनि ब्लॉक के ग्राम बरमबाड़ी में कार्यकर्ताओं को उन्होंने संबोधित भी किया। समाज और देश के जयचंदों को हराने का भी आह्वान किया। देवभूमि की तरह केदारनाथ की सनातनी जनता भी चाहती है कि राष्ट्रवादी विचारों के साथ ही वो रहे। केंद्र की विकास एवं जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ धामी सरकार के कार्यों का भी यहां पर जिक्र किया है। सरकार ने देवभूमि में अवैध धार्मिक कब्जों से 5000 एकड़ भूमि को
मुक्त कराया है। मातृशक्ति को 30% आरक्षण भी यहां पर दिया है। राज्य आंदोलनकारियों को नौकरियों में स्थान देकर उनका सम्मान भी सुनिश्चित किया है। आज गांव-गांव, सड़क-सड़क बिजली नल से जल, मोबाइल कनेक्टिविटी की क्रांति देखी जा रही है। लोकसभा चुनाव के दौरान भी केदारनाथ क्षेत्र में बड़ी जीत दर्ज की गई थी। केदार घाटी की जनता समझ रही है कि विधायक बीजेपी का होगा तो विकास की रफ्तार भी और तेज होगी। देवतुल्य जनता ने मन बनाया कि बीजेपी के पक्ष में ही मतदान हो। जनता भली जानती है कि कौन उनकी अपेक्षाओं को पूरा कर सकता है। हमारा हेमंत बहुगुणा जी का जो सुपुत्र था विजय बहुगुणा से भी आया, तो उनको नाम रुपया को प्रभारी बनायू मंत्री जवार सौरभ बहुगुणा। तो सब प्रकार से विकास के लिए लोगों ने बीजेपी को साथ देनी, और लोगों ने 60 साल दूसरी पार्टी की सरकार भी देखी। 60 साल में जो कमियां थे उन 10 सालों में मोदी जी के शासन में, पहले 6-7 सालों जो अटल जी को शासन थे सब लोगों ने देखे। और मैं बोल सकूं तो कि हमारा शासन काल में लोगों ने विकास अपने आंखों देखी। तबार काली घोषणा मंचे भाषण मंचा, हम ये कर देंगे, पर 10-12 बीजेपी के शासन में हुए, 9-12 सड़कों का जाल बिछा, ठीक है, बहुत सी गाँव भी छूट गए होंगे, लेकिन हम जब बुला नेगी जब ना भी हम भी पैदल जाता, मेरा हमारे जमीन पे बोली 60 साल रात ये बुढ़े जानता नहीं। इतना कष्ट सहने वाले जो लोग हैं उनको अगर विकास आज दिखाई दे रहा है, विकास अपना आकुल देखना जना, तो मोदी जी कर पुष्कर धाम राजमा देखना। इसलिए मेरा सबसे अपील निवेदन है, आशा नहीं उठा तो सब लोग महंत इंद्रेश अस्पताल में नाक कान गला रोग विभाग द्वारा 7 महीने के बच्चे की सफल यहां पर कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी की गई। वहीं अस्पताल के चेयरमैन महंत देवेंद्र दास महाराज ने डॉक्टर और स्टाफ की पूरी टीम सर्जरी के सफल होने की बधाई दी। आपको बता दें कि उत्तराखंड में कम उम्र के बच्चे की यहां पर कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी होने का यह पहला मामला है। महंत इंद्रेश अस्पताल में अब तक 121 बच्चों की सफल यहां पर कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी की जा चुकी है। देहरादून निवासी बेबी देवश्री को जन्मजात न सुनने की समस्या थी। मेडिकल साइंस में इसे डेफ्यूमिटिज्म कहते हैं। जब माता पिता को बच्चे की इस परेशानी के बारे में जानकारी मिली तो उन्होंने महंत इंद्रेश अस्पताल के नाक कान गला रोग विभाग से संपर्क किया। नाक कान गला रोग विभाग के विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर तृप्ति ममगई ने देवश्री की कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी की। वहीं डॉक्टर तृप्ति ममगई ने बताया कि ESI CGHS और साथ ही ECHS के कार्ड धारकों के लिए भी ये सुविधा उपलब्ध है। इन संबंध योजनाओं के अंतर्गत नियमानुसार किसी भी आयु वर्ग के व्यक्ति कैशलेस कॉकलियर इम्प्लांट योजना का लाभ ले सकते हैं। महंत इंद्रेश अस्पताल में अब तक 121 रोगियों का निःशुल्क इम्प्लांट किया जा चुका है। महंत इंद्रेश अस्पताल में यहां एडिप स्कीम के अंतर्गत 5 साल तक के बच्चों के लिए निःशुल्क कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी की सुविधा उपलब्ध है। जिस बच्चों को कान की मशीन लगाने के बावजूद भी सुनाई नहीं देता है, ऐसे किसी भी आयु वर्ग के मरीज कॉकलियर इम्प्लांट के बारे में प्लान कर सकते हैं। हमारी बच्ची जिसका नाम की देवश्री है, जैसे ये पैदा हुई तो उसके बाद हमें पता चला कि इसकी सुनने की शक्ति चली गई है, जिसको जो है इंद्रेश हॉस्पिटल देहरादून में हमने चेकअप करवाया तो इसमें कंफर्म भी हो गया था। तो हम आफ्टर 4-5 महीने बाद जो है तृप्ति मैम के संपर्क में आए तो मैम ने हमें सजेस्ट किया इसके कॉकलियर इम्प्लांट के बारे में। कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी के बारे में फिर मैंने यूट्यूब में भी देखा और लोगों से भी पता करा। फिर फाइनली हमने मैम को सर्जरी के लिए हाँ किया तो मैम ने इसकी 6 महीने 7-7.5 महीने के लगभग जो है इसकी कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी हुई है, जो कि काफ़ी सक्सेसफुल है। और मैं मैम को बहुत थैंक कहना चाहूँगा उनको और मैम की पूरी टीम को, ताकि मेरी बच्ची की जो है सुनने की शक्ति दोबारा वापस आ गई है। एक बच्ची की जिसका नाम है देवश्री देहरादून की रहने वाली है। ये बच्ची को इसके पेरेंट्स मेरे पास लेके आए थे जब ये बच्चा 6 महीने की उम्र का था। उन्होंने पाया जांचों से कि ये बच्चा सुन नहीं पाता है और सुनाई देने के कारण इसको आगे बोलने में भी दिक्कत आने वाली थी। देवश्री का डायग्नोसिस कंजेनाइटल डेफनेस का बना। हमने सारी जांचें की
और पाया कि ये एक आइडियल कैंडिडेट था कॉकलियर इम्प्लांट ऑपरेशन का। कॉकलियर इम्प्लांट ऑपरेशन एक सर्जरी है जो हम बहरे मरीजों के लिए करते हैं, बच्चों में की जाती है ताकि वो उनका बहरापन दूर हो सके, वो आगे चल के नॉर्मली डेवलप हो सके, या एडल्ट्स में जिनकी किसी कारणवश उनका सुनाई देना खत्म हो गया है उसमें भी कॉकलियर इम्प्लांट ऑपरेशन किया जा सकता है। इस केस की खास बात ये थी कि देवश्री की उम्र केवल 7.5 महीने की थी जब हमने इस बच्ची का ऑपरेशन किया। ये हमारे पूरे उत्तराखंड का सबसे यंगेस्ट बच्चा है जिसको कॉकलियर इम्प्लांट ऑपरेशन द्वारा हमने ठीक किया है। इसके खास बात यह है कि देवश्री के पेरेंट बहुत अलर्ट थे, उन्हें पता था कि उनके बच्चे को बहरापन है और जिसका इलाज कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी है, तो वो बहुत समय पे हमारे पास आ गए। नहीं तो आमतः ऐसे बच्चे हमारे पास आप आते हैं 1.5 से 2 साल की उम्र तक, कई बार 5 साल या 6-7 साल की उम्र में भी पेरेंट्स लेके आते हैं। ये बच्चा समय पे आ गया तो इसका ऑपरेशन बहुत समय पे हो गया। इसके कारण ये होगा कि देवश्री का आगे चल के सुनाई और बोलना बिल्कुल। ऋषिकेश स्थित भरत विहार में लगे मेले के दौरान झूला कर्मी ने एक नाबालिग के साथ अकेले में छेड़खानी कर दी। स्थानीय लोगों ने झूला कर्मी को नाबालिग के साथ अश्लील हरकतें करते हुए देखा तो उसे पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। कोतवाल राजेंद्र सिंह खोलिया ने बताया कि आरोपी का नाम शादाब है और वो सरधना मेरठ उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। आरोपी भरत विहार में लगे मेले में झूला चलाने का काम करता है। मेले में पहुंची यहां पर आईडीपीएल क्षेत्र की रहने वाली एक नाबालिग को शादाब ने फ्री में झूलने का झांसा दिया और उसे एक ट्रक के पीछे अकेले में ले गया, जहां उसने नाबालिग के साथ अश्लील हरकतें करनी शुरू कर दी। स्थानीय लोगों ने नजारा देखा तो झूला कर्मी को पकड़ लिया, उसे पुलिस के हवाले कर दिया। मामले में नाबालिग के पिता ने पुलिस को तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया। एसटीएफ की टीम ने उधम सिंह नगर के पंतनगर थाना क्षेत्र में छापेमारी कर 6 लाख रुपए के गांजे के साथ एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से 37 किलो 100 ग्राम गांजा बरामद हुआ है। नशा तस्कर को पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद कोर्ट में आदेश पर जेल भेज दिया है। मामले का खुलासा एसटीएफ के एसएसपी नवनीत भुल्लर ने किया। उन्होंने बताया नशा तस्कर की पहचान सुशील शर्मा निवासी पंतनगर के रूप में हुई है। सुशील शर्मा ने एसटीएफ को बताया कि वो गांजा छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से खरीद कर लाया है। जिसे कार से गांजा पकड़ा गया है वो कार सुनील मेहरा की है और सुनील मेहरा ही छत्तीसगढ़ से गांजा मंगवाते हैं, जिसको लाने की एवज में उसे 40,000 रुपए मिलते हैं। एसएसपी नवनीत भुल्लर ने बताया कि सुनील मेहरा को भी मामले में आरोपी बनाया गया है। एसटीएफ ने मामले में अग्रिम जांच शुरू कर दी है। फिलहाल आरोपी को जेल भेज दिया गया है। आरोपी ने आपराधिक इतिहास की जानकारी भी लगातार की जा रही है। चलिए इसी बीच इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है टीवी स्क्रीन पर। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको दिखाने जा रहे हैं। भू कानून लागू करने की दिशा में लगातार सीएम धामी आगे बढ़ रहे हैं। भराड़ीसैंण विधानसभा में भू कानून लागू करने को लेकर सीएम धामी की अहम बैठक हुई है। बैठक में भू कानून समिति पूर्व उच्च अधिकारियों और बुद्धिजीवी उपस्थित रहे। बड़ी खबर, भू कानून के ड्राफ्ट पर भी चर्चा की गई। उत्तराखंड में जल्द लागू होगा सशक्त भू कानून, सीएम धामी की ओर से कह दिया गया है। राज्य सरकार भू कानून को लेकर बहुत ज्यादा गंभीर है। भू कानून को जन भावनाओं के अनुरूप बनाए जाने की दिशा में कार्य चल रहे हैं। चर्चा के दौरान आए अच्छे सुझाव को भू कानून में शामिल किया जाएगा। एसडीएम और तहसीलदार स्तर पर भू कानून को लेकर जनता के लिए सुझाव भी किए जाएंगे। सशक्त भू कानून का ड्राफ्ट स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं और विकास के पहलुओं को ध्यान में रखकर किया जा रहा है तैयार। इस पूरी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कमल शर्मा जी, भू कानून को लेकर जिस तरह से हम देख रहे हैं लगातार सरकार बहुत सख्त और सतर्क हो चुकी है और लगातार सीएम धामी भी कदम उठा रहे हैं, क्या कुछ ड्राफ्ट इसका तैयार किया गया है? हाँ कंचन, कहें तो यहाँ पर भू कानून को लेकर लगातार लोगों की मांग चल रही है, धरने प्रदर्शन चल रहे हैं, रैलियां चल रही हैं, क्योंकि बीच में कुछ ऐसा निकला था कि बाहर के राज्यों के लोगों ने यहाँ पर जो भू कानून था उसके विरुद्ध यहाँ पर कई सारी जमीनें खरीद ली हैं, जिसकी जांच के लिए स्वयं मुख्यमंत्री आए थे और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था जिन्होंने नियमों का उल्लंघन किया है
उनकी जमीनों को सरकार में नियत किया जाएगा। सभी डीएमओ को आदेश भी दे दिए गए हैं और उसमें प्रक्रिया भी जारी है। और साथ ही कहा था कि अब जो अगला बजट सत्र आएगा मार्च में, उसमें सख्त भू कानून लाया जाएगा, जिससे ये जो कानून का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो लगातार इसको लेकर चर्चाएं जारी हैं। अब तक मुस्लिम सिंह धोनी ने इसको लेकर मोर्चा संभाला हुआ है। गैरसैंण पहुंचे हैं, जो ग्रीस का राजधानी है, और सरहद में वो वहां पर पहुंचे हैं। आज सुबह से उन्होंने कई बैठकें की हैं। भू कानून को लेकर भी उन्होंने यहाँ पर चर्चा की है और लोगों से किस प्रकार और बेहतर ड्राफ्ट बनाया जाए, किस और बेहतर लिखा जाए, जिससे यहाँ पे लोगों को उसका लाभ मिल सके। और जो लोग इसका कानून के विरुद्ध यहाँ पर जो जमीनों का लेन देन कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और भविष्य में वो इस प्रकार की भूमि यहाँ ना खरीद पाए, इसके लिए तैयार किया जा रहा है। तो लोगों से जगह जाके चर्चा की जा रही है। इसमें वरिष्ठ अधिकारी हैं, जन भावनाओं को देखते हुए किया जा रहा है। लोगों से विवाद किया जा रहा है, जो उसके एक्सपर्ट लोग हैं उनसे भी विवाद समझा जा रहा है। तो उनका यही कहना है कि ऐसा सख्त भू कानून लाया जाए जो किसी का ऐसा कानून हो जो राज्य के हित में हो, और ऐसा कानून बने जिससे विकास कार्य की गति भी न रुके और यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिल सके। इसके लिए आज सीएम मुख्यमंत्री ने गैरसैंण में आज लोगों से चर्चा की, अधिकारियों से चर्चा की है और कैसा उसका बेहतर ड्राफ्ट तैयार हो, इसको लेकर वहां पर बैठक भी की है। बिल्कुल, अगर कमल शर्मा जी देखा जाए तो भू कानून लागू होने के बाद यहाँ की जनता के लिए भी तो बहुत लाभ होगा, बहुत फायदा होगा। तो जनता भी इसका बड़ा ही बेसब्री से इंतजार कर रही होगी कि इस दिशा में सीएम के कदम बढ़े, सरकार के कदम बढ़े। बिल्कुल सही है, क्योंकि लगातार यहाँ मांग उठ रही है कि जिस प्रकार से हिमाचल में है, वहां पर अन्य राज्य या कोई आके नहीं भूमि खरीद सकता और कहीं चीज नहीं हो सकता। पर यहाँ पर ये चीज है कि कोई ऐसा बाहर के लोग आए जिससे भूमि जरूर खरीदे, पर ऐसा रोजगार का साधन दे जिससे यहाँ के लोगों को रोजगार बढ़े। तो इस चीज में चर्चाएं जारी हैं। लगातार लोगों से विचार विमर्श किया जा रहा है कि किस प्रकार का कानून आए जिससे यहाँ के लोगों को फायदा हो और उससे रोजगार भी बढ़ सके। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बेहद शुक्रिया आपका। इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। जो लोग